हेलो एवरीवन, मेरा मानना है कि हम इंडियंस को क्रिकेट की समझ बहुत अच्छे से होती है और अगर इसी समझ को स्टॉक मार्केट में भी यूज़ किया जाए तो हम एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा होगा तो इस लॉजिक को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्रिकेट के इवोल्यूशन को आपने देखा होगा कि क्रिकेट टेस्ट मैच से होते होते वनडे से होकर के टी20 से लेकर के आईपीएल तक का सफ़र कर चुका है। स्टॉक मार्केट की जर्नी भी आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ही लगेगा। पहले के ज़माने में लोग डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते थे, फिर प्राइस मूवमेंट के हिसाब से भी उनको लगने लगा कि रिटर्न आ सकता है। फिर ट्रेडिंग का ज़माना आया और ट्रेडिंग में अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो लोगों को बहुत कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न चाहिए, जस्ट लाइक 2020। सिमिलर वे में अगर आप इसको प्लेयर से अगर रिलेट करेंगे तो एक प्लेयर हर फॉर्मेट में अच्छा खेले ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिमिलर वे में स्टॉक मार्केट में भी एक स्टॉक हर फॉर्मेट के लिए अच्छा हो वो ज़रूरी नहीं है। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है सेलेक्टर्स का, बिकॉज सेलेक्टर जब किसी भी प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं तो उसको अच्छी तरह से एनालाइज करके उसको टीम में लेते हैं। हो सकता है कि वो प्लेयर 1 इनिंग 2 इनिंग 3 इनिंग या पूरा एक सीज़न में अच्छा परफॉर्म ना करे, बट अगर उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है तो वो आने वाले टाइम में विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर बन करके निकलते हैं और हम सब इस क्रिकेट का मज़ा बहुत अच्छे से इन्हीं प्लेयर की वजह से ले पाते हैं। सिमिलर वे में भी अगर स्टॉक सिलेक्शन अच्छे से किया जाए तो वो आपको अच्छा खासा एक प्लेइंग 11, एक अच्छा खासा प्लेइंग 15, एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना करके दे सकता है। हो सकता है कि वो स्टॉक 1-2 इनिंग अच्छा ना परफॉर्म करे, 1-2 सीज़न अच्छा परफॉर्म ना करे, बट फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है तो वो आपके लिए विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी जरूर बनेगा। क्रिकेट में एक बात बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि हम सेलेक्टर तो नहीं बन सकते हैं, एक ही ऑप्शन है कि हम ऑडियंस बन करके इस चीज़ को देख सकते हैं, बट स्टॉक मार्केट में हमारे पास ये दोनों ऑप्शन हैं। चॉइस आपका है, आपको ऑडियंस बने रहना है, आपको देखते रहना है कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और तालियां बजानी है, या फिर सेलेक्टर बन करके उन स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ उसको चूज़ करके अपना खुद का प्लेइंग 11 या फिर एक 15 सदस्यीय टीम तैयार करना है जो आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर सके। अगर ये लॉजिक पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस लेकर के आया हूँ। टेक्निकल्स पे भी बात जरूर करेंगे ताकि प्राइस एक्शन समझ में आ सके और देखेंगे कि ये लाइटिंग से रिलेटेड स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को आने वाले टाइम में रोशन कर सकता है या नहीं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, इससे मेरा जो भी नया वीडियो आता है वो आप तक ईजी वे में पहुंच जाता है। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है IKO लाइटिंग। इस कंपनी के बारे में आपने जरूर सुना होगा बिकॉज पिछले साल इस कंपनी का IPO आया और एक बम्पर लिस्टिंग हमें देखने को मिला था। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। तो अगर इसका आप डिटेल में चेक करेंगे तो ये एक ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि बेसिकली LED लाइट्स के प्रोडक्ट बनाती है, मतलब मेजर काम इनका LED लाइटिंग से रिलेटेड है। और भी प्रोडक्ट्स हैं जिस प्रोडक्ट के बारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सोलर पैनल भी कंपनी बनाती है, रोटरी स्विचेज़ हैं, ABS पाइप्स हैं, USB चार्जर्स हैं, लिथियम बैटरीज़ हैं, फैन रेगुलेटर्स हैं। सो बहुत अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कंपनी को अगर आप गौर से देखेंगे तो मोर देन 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस टीम है। यहाँ पे मोर देन 1000 SKUs में डील करते हैं, मतलब इनका प्रोडक्ट रेंज काफ़ी बड़ा है। इसके बाद कंपनी का फोर वेल इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको अलग अलग लोकेशन में दिख जाएंगे। इन हाउस इनका R&D का टीम है पूरा का पूरा, एंड कंपनी का जो अगर आप ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो वो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो फंडामेंटल में हम बहुत सारे अलग अलग रेशियोज़ को, अलग अलग पॉइंट को चेक करते हैं, बट उससे पहले इस कंपनी का स्टॉक मार्केट का जर्नी समझ लेते हैं। सो स्टॉक मार्केट का जर्नी अगर आप समझने जाएंगे तो ये कंपनी अपना IPO लेकर के आया था पिछले साल जून के महीने में, जहाँ पे जून 6 से लेकर के जून 8 के बीच आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते थे। 16 जून को ये मार्केट में लिस्ट हो गया था। हायर कट ऑफ प्राइस रखा गया था 285 रुपीज़ का, मतलब कि आपको जब IPO मिला होगा तो आपकी तरफ से 285 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पे कॉस्टिंग लगा होगा। IPO साइज़ था 606 करोड़ का, 67.75 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ था, और जब लिस्ट हुआ था ये तो 392.5 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ था, मतलब कि अप्रॉक्स 38% का लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिला था।
ऑल टाइम हाई कंपनी ने उसके बाद 477 रुपीज़ का लगाया और वहाँ से अगर आज के डेट मतलब 19 जैन को इसका प्राइस ट्रैक करेंगे तो ₹333 दिखेगा आपको करंट मार्केट प्राइस। सो ओवरऑल अगर आप ऑल टाइम हाई से इस प्राइस को कंपेयर करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 30% का आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा, मतलब 30% का डिस्काउंट ऐसा समझ करके चल सकते हैं अगर कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो फंडामेंटल पॉइंट में देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप सबसे पहले चेक कर लेते हैं, जो कि 2578 करोड़ का है, मतलब कि एक स्मॉल कैप सेगमेंट की ये कंपनी है। सो स्मॉल कैप सेगमेंट के साथ प्लस पॉइंट हमेशा से रहता है कि आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ प्रोजेक्शंस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, बिकॉज स्मॉल कैप ही मिड कैप में कन्वर्ट होता है, मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट होता है, तो हॉरिजन काफ़ी लंबा होता है अगर कंपनी अच्छी है तो। यहाँ पे कंपनी का 52 वीक हाई 477 का है एंड 52 वीक लो 305 का है, मतलब 477 से स्टॉक प्राइस गिर करके 305 तक आया था, जो कि अभी 333 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी को ट्रैक करेंगे तो ये 39.9% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को चेक करेंगे तो 30.6% है, मतलब कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। बिकॉज जितने लोग फंडामेंटल एनालिसिस के इस पॉइंट को समझते हैं, अगर किसी कंपनी का 10-15% के ऊपर ROE ROCE रहता है तो हम उसको फंडामेंटली अच्छा मान करके चलते हैं। अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो को ट्रैक करेंगे तो ये है 0.14 का, मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये डेट फ्री कंपनी है, बहुत छोटा सा डेट है। डेट का वैल्यू भी आपको चेक करना है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 73.8 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, जो कि कहीं से भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा कंपनी के लिए आज के टाइम में। और आने वाले फंडामेंटल एनालिसिस के जो पॉइंट्स हैं उसमें हम डेट के ऊपर इसके हिस्ट्री को भी ट्रैक करेंगे कि ये बढ़ा है या घटा है। अगर आप वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके पी को ट्रैक करेंगे तो ये 51.5 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज 43.1 से ज़्यादा है। सो पी ज़्यादा है मतलब थोड़ा सा महंगा है, आप मान करके चल सकते हो। तो फंडामेंटली इस पॉइंट को देखने के बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसा है, एनुअल परफॉर्मेंस कैसा है, ताकि हम और इन पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सके और मान सके कि कंपनी सच में फंडामेंटली अच्छी है। सो क्वार्टरली अगर आप डेटा को ट्रैक करेंगे, सो कंपनी के अगर आप सेल्स को ट्रैक करेंगे तो कंपनी का हर क्वार्टर का परफॉर्मेंस आपको एक इंक्रीमेंट ऑर्डर में दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप इसको YOY बेसिस पे चेक करेंगे, पिछले साल सितंबर से अगर आप सितंबर 2023 के डेटा को ट्रैक करेंगे तो पिछले साल कंपनी का 80 करोड़ का सेल था, जो कि इस साल बढ़ करके 118 करोड़ पे पहुँच चुका है। इसी को अगर आप जून के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो जून 2023 में कंपनी का सेल 108 करोड़ का था, जो कि बढ़ करके 118 करोड़ हो गया है, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे आपको QOQ एंड YOY बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। सिमिलर वे में अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM को ट्रैक करेंगे तो ये भी आपको काफ़ी बढ़ता हुआ दिखेगा। पिछले साल 19% का मार्जिन था, जो कि बढ़ करके 23% हो गया है YOY बेसिस पे। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ट्रैक करेंगे तो 21% से बढ़ करके 23% पे हो गया है। तो ये दोनों पॉइंट भी किसी भी कंपनी के फंडामेंटली स्ट्रांग होने की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। अगर आप इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर को भी ट्रैक करेंगे तो ये भी आपको 2.36 दिखेगा सितंबर डेटा के अकॉर्डिंग, जो कि जून क्वार्टर से बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, और पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट था सितंबर 2022 में, जो कि सितंबर 2023 में बढ़ करके 18 करोड़ पे आ गया है। जून 2023 में यही 14 करोड़ था, जो कि बढ़ करके 18 करोड़ हो गया है। सो ओवरऑल सारे पैरामीटर को अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में तो आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। मतलब कि क्वार्टरली डेटा को देख करके तो हम इतना समझ सकते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहीं पे अगर इस साल के आप 6 महीने के परफॉर्मेंस को नेट प्रॉफिट के बेसिस पे ट्रैक करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 32 करोड़ का फिगर देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी 6 महीने में 32 करोड़ का ऑलरेडी नेट प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो हम देखते हैं कि एनुअल बेसिस पे पिछले साल के कंपेरिजन में ये कहाँ स्टैंड करता है। सो एनुअल रिजल्ट में अगर आप नेट प्रॉफिट को ट्रैक करने के लिए जाएंगे तो मार्च 2023 में कंपनी ने 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। सो अभी के 6 मंथ के डेटा में कंपनी ऑलरेडी 32 करोड़ रिपोर्ट कर चुकी है। मतलब अगर आप इसको डबल करके भी देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 64 करोड़ का फिगर तो निकल करके आता है। मतलब मार्च तक के डेटा में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है बट एनालिसिस में इस पॉइंट को ऐसे देख सकते हैं। सो यहाँ भी ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो कंपनी
21 करोड़ से 29 करोड़, 29 करोड़ से 51 करोड़, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो एक आपको दिखेगा कि एक फ्लैट सा रिटर्न है। ये एक थोड़ा सा पॉइंट है जिसकी वजह से मे बी स्टॉक के प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला होगा। बट इसके बाद कंपनी आईपीओ लेकर के आई है, तो आईपीओ के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसके बाद चलते हैं बैलेंस शीट को देखते हैं, बिकॉज बैलेंस शीट में 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। पहला पॉइंट हम देखेंगे कंपनी के बोरोइंग्स, जो मैंने आपको डेट टू इक्विटी रेशियो के टाइम पे कहा था कि इनके हिस्ट्री को भी ट्रैक करना ज़रूरी है। सो यहाँ पे आपको मार्च 2023 में 123 करोड़ का आपको डेट दिखेगा, जो कि घट करके 74 करोड़ के आसपास आ गया है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ने 50 करोड़ के आसपास का डेट रीपे किया है। और अगर आप आईपीओ को टाइम पे इसको एनालाइज किए होंगे तो ये डेट का रीपेमेंट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था कंपनी का। सो कंपनी ने फुलफिल किया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का, जो कि CWIP है। यहाँ पे आपको 40 करोड़ देखने को मिलेगा। सो अगर आपको आईपीओ का ऑब्जेक्टिव याद होगा तो ये सेकंड पॉइंट था कंपनी के ऑब्जेक्टिव का कि कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है अपने प्लांट में, जो कि IKO सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो उनकी सब्सिडरी है उनके साथ न्यू फैसिलिटी इन नोएडा उत्तर प्रदेश के लिए। सो यहाँ पे ये काम चल रहा है। कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में इन सारे डिटेल्स भी दिए हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे मिलियंस में डेटा है। सो ये 50 करोड़ का डेट का रीपेमेंट का टारगेट था, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो कि डेटा में बैलेंस शीट में भी दिख रहा है। जो इन्वेस्टमेंट इन न्यू फैसिलिटी था वहाँ पे कंपनी ने कितना पैसा अभी तक खर्च किया है, कितने का काम पेंडिंग है, ये इन प्रोग्रेस है, आप देख सकते हो। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस तो सारे आईपीओ के टाइम पे जो पैसे आए थे अप्रॉक्सीमेटली 350 करोड़ जो था वो फ्रेश इशुएंस था, जो कि कंपनी अपने इन सारे कामों के लिए करने वाले थे। उसका बाइफर्केशन आप देख सकते हो। सो कंपनी ऑन ट्रैक है जितना उन्होंने आईपीओ के टाइम पे बोला था। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली है कि कोई भी कंपनी अगर न्यू फैसिलिटी में इन्वेस्ट कर रही है, कैपेक्स कर रही है, अपने नए प्लांट्स, अपने नए प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रख करके कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, इसका मतलब है कि उनके पास आने वाले टाइम का वर्क प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा है, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है, जो शायद वो एग्जिस्टिंग से नहीं कर पा रहे थे वो अब नए प्लांट के थ्रू कर पाएंगे। सो इससे बेनिफिट क्या होने वाला है उनको, इस बात को समझते हैं कि जो प्रॉफिटेबिलिटी आपने देखा एनुअल रिपोर्ट में, क्वार्टरली रिपोर्ट में, वो इन नई फैसिलिटी के बनने के बाद बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हमें और ध्यान में रखना होगा कि कंपनी एक्सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान देने वाली है न्यू फैसिलिटी के बनने के बाद। मतलब आने वाले टाइम में कंपनी के फंडामेंटल्स में और भी पॉइंट हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस पॉइंट को ध्यान में देखेंगे कि ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का पूरा काम चल रहा है, जिसके आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, ये करने का मेन रीज़न क्या है, जो मैंने अभी बात करी कि दिस फैसिलिटी इज़ एम्ड एट एनहांसिंग आवर एक्सपोर्ट बिजनेस एंड फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन द डोमेस्टिक मार्केट। सो कंपनी का जो विज़न है, कंपनी का जो व्यू है, कंपनी का जो कैपेक्स है, ये आने वाले टाइम में इस कंपनी के अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ की तरफ ही इशारा कर रहा है। मतलब कि ये सारे पॉइंट्स हमें यही बताने का कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बता रहा है। मतलब इसमें किसने कितना इन्वेस्ट किया है, FIIs, DIIs, पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न में कहाँ स्टैंड करते हैं। सो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो प्रोमोटर आपको दिखेगा कांस्टेंट 72.46%, 72.46%, 72.46%। तो यहाँ पे कहीं से भी प्रमोटर ने अपना शेयर IPO के बाद डाइल्यूट नहीं किया है। यहाँ पे आपको FIIs का एक थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिलेगा कि FIIs 5.06 से 3.18, 3.18 से 1.51% पे आ गया है। मतलब FIIs ने एग्जिट किया है अभी तक का जो डेटा है, और इसीलिए शायद स्टॉक प्राइस में आपको करेक्शन देखने को मिला होगा। इसमें एक है जो गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने अपना पूरा का पूरा एग्जिट किया है, IPO के टाइम पे लगाया होगा शायद, उसके बाद इन्होंने एग्जिट कर लिया है। DIIs का अगर आप ध्यान से देखोगे तो DIIs में यहाँ पे आपको कांस्टेंट ही दिखेगा, थोड़ा सा इंक्रीमेंट फिर थोड़ा सा डिक्रीमेंट। बट ध्यान ये देने वाली बात है कि क्वांट, SDFC एंड मोतीलाल ने अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पे इंक्रीमेंट किया 3.34 से 3.49, 1.13 से 1.36, 1.19 से 1.22। सो DIIs का यहाँ पे ओवरऑल ना बहुत बढ़ा है ना बहुत घटा है। सो ओके सा है। जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा सा बढ़ा है 15.27% से अभी 18.93%। बट ओवरऑल अगर आप
प्रोमोटर प्लस FII प्लस DII को अगर आप ऐड करोगे तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 82% के आसपास दिखेगा, जो भी किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए एक पॉइंट ज़रूर बनता है। मतलब बड़े लोगों का पार्टिसिपेशन इस स्टॉक में बना हुआ है, मतलब ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मान करके आप रख सकते हो। ध्यान ये रखिएगा, ये पूरा एनालिसिस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप स्टॉक सिलेक्शन करें तो जब भी आप इस स्टॉक में पैसा लगाने का सोचें ये सारे पॉइंट आपके पास क्लियर रहें। ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है आपका एनालिसिस अलग हो। ये किसी तरह का आपको एडवाइस नहीं है कि आप जाइए इस स्टॉक को ख़रीद लीजिए या है तो बेच दीजिए। किसी तरह का बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। जब भी आपको टाइम लगेगा किसी फिनेंशियल एडवाइज़र से आप हेल्प ले सकते हैं, खुद का एनालिसिस कर सकते हैं और अपना प्लेइंग 11 या फिर 15 सदस्यीय टीम जरूर चुन सकते हैं। अगर इसका टेक्निकल चार्ट आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइस एक्शन को समझना। सो टेक्निकल चार्ट सारी चीज़ हमने समझ में अगर देखा है तो ये 477 से गिर करके 305 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 36% का ड्रॉप होने के बाद अभी के टाइम पे ये लगभग जो मैंने कहा 333 के जोन में ये ट्रेड कर रहे हैं। सो यहाँ से लेकर के इसकी जर्नी कैसी होगी अगर आप गौर से टेक्निकली देखेंगे तो ये स्टॉक जो फॉल होना शुरू हुआ एक चैनल में फॉल होता गया है और इस स्टॉक ने एक बार चैनल से निकलने की कोशिश की बट ये सस्टेन नहीं हुआ है, फिर से निकलने की कोशिश करी है। मतलब स्टॉक चाह रहा है ऊपर जाने का। स्टॉक में पूरा का पूरा एक आप इंडिकेशन समझ सकते हो कि स्टॉक में ऊपर जाने का जो है एक इंडिकेशन बन रहा है, एक डायरेक्शन क्रिएट हो रहा है। बट रेसिस्टेंस लेवल बहुत सारे हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है स्टॉक। सो अभी के टाइम पे आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 337 388 का एक रेसिस्टेंस है शॉर्ट टर्म का, इसके बाद 362 का रेसिस्टेंस है। सो ये वो लेवल्स हैं, इनको गौर से अगर आप देखोगे, अगर आप फिबोनाची एनालिसिस को समझते हो तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारे लिए 23.6% को क्रॉस करना, फिर 38.2% तक पहुँचना। जब तक ये 23.6 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है हम नहीं मान के चल सकते हैं कि इसने अपना बॉटम बना लिया है। चांसेस हैं बिकॉज ये स्टॉक एक बार और कोशिश कर चुका है इसको क्रॉस करने का। बिकॉज अगर आप इस पॉइंट पे फिबोनाची लगाए होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 23 वाला जो लेवल है इसके आसपास कहीं दिख रहा होता, बट सस्टेन नहीं हुआ, स्टॉक फिर से नीचे आ गया। सो स्टॉक फिर से कोशिश करेगा, जब ये इसके ऊपर चलना शुरू होगा तो हमें इसका अपवर्ड जर्नी देखने को मिल सकता है। सो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं कि कब इसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे बनता है, किस जगह लेना सही होगा। बिकॉज इन्वेस्टमेंट करते समय भी स्टॉक को सही समय पे बाई करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमारा टाइम हॉरिजन थोड़ा सा बढ़ जाता है। स्टॉक रिटर्न तो ज़रूर देता है, फंडामेंटली अच्छा है, तो टाइम हॉरिजन बढ़ जाता है। सही समय से लेने पे कम समय में हमें अच्छा रिटर्न मिलता है। सो होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। किसी तरह का बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए थैंक यू। लर्न एंड अर्न।